बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे और खूब मज़े में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 13 क्लास 10th को स्टडी कर रहे हैं। और इस चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था बच्चों, वो था कैपेसिटर। और हमने इसमें देखा था कि जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी जो कैपेसिटेंस है और उस कैपेसिटेंस का जो डिपेंडेंस होता है वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है उसकी कैपेसिटेंस। ये सब हमने डिटेल के साथ जो है वो प्रीवियस लेक्चर में कैपेसिटर में देखा था। क्लियर? तो अब आज का जो टॉपिक है हमारा, ये उसी कैपेसिटर का ही नेक्स्ट जो पार्ट है, उसी का ही हिस्सा है। क्लियर? तो आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर के जोड़ को, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन को, कि जब हमने कैपेसिटर्स को सर्किट्स में लगाना होता है तो किस तरह हम सर्किट्स में कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। तो उस जोड़ को, उस कॉम्बिनेशन को हमने आज के इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक हो गया बच्चों? तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लाजमन लाजमन सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? ओके। देखें, हमें बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हमने किसी सर्किट के अंदर डिवाइस को रन करना है, मिसाल के तौर पर एक डिवाइस है जी, वो 500 जूल पे वो ऑपरेट होती है, लेकिन हमने जो कैपेसिटर है हमारे पास जो कैपेसिटर है वो 100 जूल एनर्जी स्टोर कर सकता है। तो 100 जूल एनर्जी वाले कैपेसिटर से उस डिवाइस को, जो कि 500 जूल पे ऑपरेट करती है, हम उसको नहीं चला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जब फिर एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को कंबाइन करेंगे ताकि हम उतनी एनर्जी गेन कर सकें और उससे उस 500 जूल पर ऑपरेट होने वाली डिवाइस को ऑपरेट कर सकें। तो फिर हम कैपेसिटर्स को क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है? अब जब हम कंबाइन करते हैं कैपेसिटर्स को, तो दो तरह से कंबाइन किया जाता है, दो तरह से जोड़ा जाता है कैपेसिटर्स को सर्किट्स के अंदर। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही जोड़ के बारे में, एक ही कॉम्बिनेशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, और वो है बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो याद रखिए बच्चों, ये आर्टिकल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? इस आर्टिकल को और जो हमारा अगला आर्टिकल होगा जिसमें हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बातें करेंगे, ये दोनों कॉम्बिनेशन सॉरी ये दोनों ही कॉम्बिनेशन आपके बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के हैं। क्लियर हो गया? तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होती है कि इन दिस कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। इस कॉम्बिनेशन में हम कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड जोड़ते हैं, मतलब कि एक कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो दूसरे कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ जोड़ दी जाती है, और दूसरे कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो तीसरे कैपेसिटर की राइट प्लेट के साथ जब वो जोड़ दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर्स को लाइन साइड बाय साइड जब वो जोड़ दिया जाता है, और इस जोड़ को हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? So, in this combination, capacitors are connected side by side. That is, the right plate of one capacitor is connected to the left plate of the next, and so on. Clear हो गया कि एक कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है वो नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ, फिर इसकी जो राइट प्लेट है होगी वो अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ, फिर ऐसे ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर को जोड़ दिया जाता है। तो डायग्राम के अंदर हमने तीन कैपेसिटर्स को लिया है और तीन कैपेसिटर्स को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन से जोड़ दिया है, और इसके साथ हमने एक वोल्टेज का सोर्स, करंट का सोर्स भी हमने यहाँ पर लगा दिया। अब हमने बेसिकली जब भी हम कैपेसिटर्स को ऐसे कंबाइन करेंगे तो हमें उस सर्किट के दो चीज़ें बेसिकली स्टडी करना होती हैं। नंबर वन, कि इस तरह से जोड़कर कैपेसिटर्स को इस सर्किट में, इस सर्किट, ये जो सर्किट बनेगा, इस सर्किट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उन प्रॉपर्टीज़ को, उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करना होता है। दूसरा, कि जब ये हमारे पास एक सर्किट बन जाता है, एक पूरा सिस्टम ये हमारे पास बन गया, तो इस पूरे सिस्टम की जो नेट कैपेसिटेंस होगी, जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगी, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी, उसको हमने मालूम करना होता है। क्लियर? तो ये दो चीज़ों को हमने बेसिकली यहाँ पे स्टडी करना होता है। तो अब हम इन दोनों को वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के, कि जब हम ऐसे कैपेसिटर्स को जोड़ेंगे तो इस तरह जोड़ने पर इस सर्किट की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। देखें, तो फर्स्ट कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है वो आपको देख रहे हैं कि वो बैटरी की नेगेटिव के साथ जोड़ दी गई है, और जो लास्ट कैपेसिटर है उसकी जो राइट प्लेट है उसको नेगेटिव के साथ जब वो जोड़ दिया गया है। क्लियर?
और हम जानते हैं आपने वर्किंग ऑफ कैपेसिटर में अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का जो लिंक है वो नीचे बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो लाजमी आप उस वीडियो को देखिएगा कि कैसे कैपेसिटर जब वो चार्ज होता है, कैसे कैपेसिटर जब वो चार्जेस को स्टोर करता है, ठीक है, उसका वर्किंग क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग हम यहाँ पे डील करेंगे। तो हम जानते हैं कि कैपेसिटर की जो प्लेट बैटरी के जिस टर्मिनल के साथ जब वो जोड़ दी जाती है कैपेसिटर के ऊपर, वही चार्ज आ जाता है। कैसे चार्ज आता था, मैं इसको दोबारा रिवाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों है इस प्लेट के ऊपर, ठीक है। तो इस बैटरी ने इसके नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको यहाँ से निकाला, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है, और उस डेफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ शो कर देंगे। तो इसका मतलब कि कैपेसिटर की इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले गए, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकाले गए वो बैटरी ने क्या कर दिया, काम किया, और काम करके इस प्लेट के राइट प्लेट के ऊपर डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले थे वो सारे के सारे जब इसने इस प्लेट के ऊपर क्या कर दिए, डिपॉजिट कर दिए, ठीक है, स्टोर करवा दिए। तो 5 मैंने चार्जेस को यहाँ पे शो करवाया है, तो यहाँ पे 5 ही नेगेटिव चार्जेस को मैं यहाँ पे शो करवाऊंगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि चार्ज ना बढ़ाया जा सकता है ना ही उसको जब वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बिकॉज चार्ज इज अ कंजर्वेटिव क्वांटिटी। तो जितने चार्जेस जब वो यहाँ से निकले हैं उतने ही चार्जेस जब वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएंगे। जी, यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर देखें, इसकी जो राइट प्लेट है ये मेटल है, ठीक है, उसके बाद ये एक तार है वायर के साथ जुड़ा हुआ है, और अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट ये भी मेटल है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम बना है, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये वाला जो सिस्टम बना है ये, ठीक है, इसको जरा गौर से देखिएगा। मैं इसको यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ कि ये जो मैंने लेफ्ट प्लेट है, ठीक है जी, ये लेफ्ट प्लेट है जी, सेकंड फर्स्ट कैपेसिटर की, ठीक है जी, सॉरी राइट प्लेट, ठीक है, ये राइट प्लेट, उसके बाद ये वायर, ये हमारे पास ये वायर आ गई, और दूसरे कैपेसिटर की ये लेफ्ट प्लेट आ गई, ठीक है। तो ये एक हमारे पास एक सिस्टम बन गया जिसमें ये सारे का सारा जो है वो मेटल है, ठीक है, ये भी मेटालिक है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ठीक हो गया। तो ये सारा आपके पास एक मेटल है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन अब जो आपने पढ़ा है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर हम एक न्यूट्रल बॉडी, ये हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, जैसे मैंने स्फीयर कंसिडर किया था, अगर आपको वीडियो याद है तो उस वीडियो का मैं लिंक जो वो नीचे प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो वो लाजमी इंडक्शन वाला जो आर्टिकल आपने चेक कर लेना है, देख लेना है। अच्छा, अब ये हमारे पास एक मेटालिक स्फीयर है, इसके करीब जो कि न्यूट्रल है, ठीक है, इसके करीब अगर हम यहाँ पर एक लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आते हैं, तो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से इस स्फीयर का जो एक एंड है इसके ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाएगा, और इसका जो दूसरा सिरा होगा इसके ऊपर लाइक चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही होगा, ठीक है। जब हम एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आएंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड हो जाएंगे। यहाँ तक बात होगी क्लियर। अब यही फिनोमिना जब हम यहाँ पर कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्फीयर बना दिया हुआ है, और यहाँ पर ये जो एच आपको नजर आ रहा है, प्लेट्स और वायर, ठीक है, ये आपका ये स्फीयर ही आप समझ लें, ठीक है, ये जो दोनों प्लेट्स और वायर हैं ये आपका एक स्फीयर ही आप समझ लें। तो इस स्फीयर के इधर इधर ये पॉजिटिव प्लेट पड़ी हुई है, ठीक है, ये वाली पॉजिटिव प्लेट पड़ी हुई है। अब ये जो पॉजिटिव प्लेट ये क्या करेगी, पॉजिटिव प्लेट की वजह से यहाँ पर इस स्फीयर पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा और पॉजिटिव उधर चला जाएगा। तो इस प्लेट का जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर रहेगा, ठीक है, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इस प्लेट का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होकर ये यहां पर चला जाएगा, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से फर्स्ट कैपेसिटर की जो ये राइट प्लेट है ये कौन सा चार्ज गेन कर लेगी, तो आंसर है ये नेगेटिव चार्ज गेन कर लेगी, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, नेगेटिव, ठीक है। और इस पूरे सिस्टम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो रिपेल होकर यहां पे चला जाएगा, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। जी प्यारे बच्चों, ये यहाँ तक बात हुई क्लियर। तो इस तरह जो है आपने देखा कि कैसे यहाँ पर जो चार्ज है वो नेगेटिव आया है और यहाँ पे चार्ज कैसा आ गया है, पॉजिटिव आ गया है। अच्छा, अब अगर आप आगे देखें तो आगे भी तो वही बन रहा है, ये देखें, ये वाला ये सिस्टम सारा ये वाला, ठीक है। तो इस प्लेट के सामने ये पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट अगर है तो इंडक्शन की वजह से ये जो प्लेट है ये कौन सा चार्ज गेन कर लेगी, नेगेटिव चार्ज। कितना नेगेटिव चार्ज गेन करेगी,
तो आंसर जितना इसके सामने पॉजिटिव पड़ा होगा, ठीक है। तो अगर ये मैंने 5 चार्जेस को बनाया है तो यहाँ पे आप 5 नेगेटिव चार्जेस को बना दीजिए, ठीक हो गया। तो अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इस सिस्टम का जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो इस पॉजिटिव प्लेट की वजह से रिपेल होने की वजह से दूर चला जाएगा, दूसरे एंड पर चला जाएगा। ये दूसरा एंड हो गया, ठीक होगी बात यहाँ तक। तो इस तरह आपने देखा कि जो चार्ज है वो इंडक्शन की वजह से हर कैपेसिटर के पास चला गया, ठीक हो गया। अब कितना चार्ज हर कैपेसिटर ने रखा है, कितना चार्ज हर कैपेसिटर पे स्टोर हो गया, तो आंसर है जितना चार्ज ये था उतना ही चार्ज ये था, जितना ये चार्ज है उतना ये चार्ज है, जितना ये चार्ज है उतना ये चार्ज है, जितना ये चार्ज है उतना ये चार्ज है। तो हर कैपेसिटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो कैसी है, हर कैपेसिटर पर सेम है। क्लियर। तो जितना चार्ज फर्स्ट कैपेसिटर ने गेन किया है, फर्स्ट कैपेसिटर ने जितना चार्ज गेन किया है उतना ही चार्ज दूसरे कैपेसिटर ने गेन किया है और उतना ही चार्ज है वो थर्ड कैपेसिटर ने गेन किया है, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से सीरीज कॉम्बिनेशन में जब हम कैपेसिटर्स को लगाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हर कैपेसिटर एक जैसा चार्ज स्टोर कर लेता है, ठीक हो गया बात। ये बात को मैंने नीचे वर्ड में लिख दिया है कि नंबर 1 पहली जो प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सीखी वो ये है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, कि हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। जी बच्चों यहां तक बात होगी क्लियर। अब अगली प्रॉपर्टी देखें कि अगर चार्ज सेम है, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज अगर एक जैसा है, सो व्हाट अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, तो हर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा होगा। अब उसको जरा ध्यान समझिएगा। वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV, ठीक है जी, Q इज इक्वल टू CV। तो चूंकि हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज एक जैसा है तो चार्ज को बच्चों हमने कर दिया कांस्टेंट, ठीक है जी, चार्ज कैसा हो गया, कांस्टेंट, कांस्टेंट इज इक्वल टू CV। अब C और V में से किसी एक को मैं उठा के इधर ले आता हूं, ठीक है जी, फर्ज करें मैं V को उठा के इधर ले आता हूं, ये कांस्टेंट है इसको मैं K लिख देता हूं, K ओवर V इज इक्वल टू C। अब इस कांस्टेंट को जब हम खत्म करेंगे तो क्या होगा, यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर V इज प्रोपोर्शनल टू C। जी यहां तक बात होगी क्लियर। अब अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, इस रिलेशन के मुताबिक जिस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ज्यादा होगी उस कैपेसिटर की प्लेट्स पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसा ड्रॉप होगा, कम होगा, ठीक हो गया, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। इसी तरह अगर कैपेसिटेंस को अगर हम कम कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कैसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात हुई क्लियर। अगर तमाम कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम हो, फर्ज करें अगर तमाम कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो सेम हो तो पोटेंशियल फिर हर कैपेसिटर के क्रॉस कैसा ड्रॉप होगा, सेम ड्रॉप होगा। लेकिन हमारे पास यहां पर जो कैपेसिटेंसीज हैं वो कैसी हैं, डिफरेंट हैं। हो सकता है कि इसकी ज्यादा हो, इसकी उससे कम हो, इसकी सबसे कम हो। क्लियर। तो अगर पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, मान लीजिए सपोज दैट कि जो C1 है वो C2 से ज्यादा है और C2 की वैल्यू C3 से ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू है, उससे कम इसकी वैल्यू है और सबसे कम इसकी वैल्यू, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। तो अगर C1 की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो C1 के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कैसा होगा, सबसे कम होगा। इसी तरह C2 की वैल्यू अगर मॉडरेट है, दरमियानी सी है, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। और C3 की वैल्यू सबसे कम है तो C3 की अगर वैल्यू सबसे कम है तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर 3 वो कैसा होगा, सबसे ज्यादा होगा। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगर कैपेसिटेंस को चेंज कर दिया जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यस, हमारे पास जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है वो कैसी हैं, मुख्तलिफ है, चेंज है हर कैपेसिटर के ऊपर। तो मुख्तलिफ कैपेसिटेंस के लिए V की वैल्यू भी कैसी होगी, मुख्तलिफ होगी। ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको, क्लियर हो गया यहां तक। तो इसका मतलब कि हर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। क्यों, ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंसेस, कि हर कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट होने की वजह से हर कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। सो दैट्स व्हाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंसेस, ठीक है। तो यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा
यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको हम कह देते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, दैट इज V1। ठीक है, चार्ज को हमने Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि चार्ज सेम है, तो जो क्वांटिटी सेम होगी उसके नीचे 1 2 3 हम नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया? तो जो डिफरेंट होती है उसके नीचे हम 1 2 3 लिखते हैं। तो पोटेंशियल यहाँ का डिफरेंट होगा, यहाँ का और होगा, यहाँ का और होगा। तो जिस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे V1, यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे कितना ड्रॉप हुआ? V2 ड्रॉप हुआ, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हुआ? दैट इज V3 ड्रॉप हुआ। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंसेस। ठीक हो गया? अब यही बात को मैंने नीचे दूसरी प्रॉपर्टी में लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट कैपेसिटेंसेस, हेंस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, या यूं कहें कि जो टोटल पोटेंशियल है बैटरी का, टोटल पोटेंशियल जो बैटरी का V है वो डिवाइड हो गया V1 में, V2 में और V3 में। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी है कि V जो टोटल पोटेंशियल है वो बराबर होगा पहले कैपेसिटर की पोटेंशियल प्लस दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल प्लस तीसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल। ठीक हो गया? ओके, तो ये इसकी दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली हैं कि पहला हमने देखा कि जो चार्ज होता है हर कैपेसिटर के अक्रॉस वो सेम होता है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर कैपेसिटर के अक्रॉस वो कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, ये बातें आपको एमसीक्यूज के अंदर भी पूछी जा सकती हैं, याद रखिएगा। एमसीक्यूज के अंदर भी ये बातें जो वो पूछी जा सकती हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कैसा होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जब वो पोटेंशियल डिफरेंस जब वो कैसा होता है। क्लियर? तो ये बातें जब वो आपने इसको याद रख लेनी है। ओके, अब हम दूसरी जो बात जो मैंने आपको बोला था कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस हमने मालूम करनी होती है। इस पूरे सर्किट की तीनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में लगा दिया, तीनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसेस है इनको कंबाइन करके एक नेट कैपेसिटेंस बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वो कितनी होती है। उस नेट कैपेसिटेंस को कंबाइंड कैपेसिटेंस कह दें, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कह दें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कह दें। ठीक हो गया? तो अब हम इस सर्किट की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो अब हम मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए, कैलकुलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक हो गया? अच्छा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जब भी आपने मालूम करनी है तो याद रखिएगा, ये आपको याद करने के लिए आपको मैं एक बात बता देता हूं, अक्सर बच्चे यहीं से गलती करते हैं, जब वो इसकी डेरिवेशन करते हैं तो उनको पता नहीं चलता है कि स्टार्ट कहां से लेना है। तो बच्चों, जिस सर्किट के अंदर जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही होगी आपने वहीं से स्टार्ट लेना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए उस सर्किट में जो क्वांटिटी डिवाइड हो रही होगी, जो क्वांटिटी डिफरेंट होगी, उस वहां से आपने स्टार्ट लेना है। देखें, दो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, चार्ज और पोटेंशियल। तो चार्ज और पोटेंशियल में कौन सी क्वांटिटी डिवाइड हुई है? चार्ज डिवाइड हुआ था कि पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ है? तो आंसर है पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड हुआ है, चार्ज तो सेम था। क्लियर? तो जो चीज डिवाइड हो रही है वहीं से आपने स्टार्ट लेना है। तो मैंने बोला वी नो दैट टोटल पोटेंशियल डिवाइड हो गया V1 में प्लस V2 में प्लस V3 में, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। ठीक हो गया? नाउ अब हमें V1 V2 और V3 की वैल्यूज हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम कैपेसिटर इक्वेशन जानते हैं, कैपेसिटर इक्वेशन क्या होती है? Q इज इक्वल टू CV होता है। क्लियर? तो यहां से अगर मुझे V की वैल्यू निकालनी है तो V को मैंने एक तरफ कर दिया और C को मैंने इधर लाके डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास इक्वेशन 1 की V बराबर है Q ओवर C। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मेरे पास आया है, फॉर्मेशन बना है, फार्मूला बना है, V इज इक्वल टू Q अपॉन C। अब इसी इक्वेशन को यूज करके मैं V1 की वैल्यू निकाल सकता हूं, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। सो देयरफॉर V1 किसके बराबर होगा? Q अपॉन C1। ठीक है, Q ओवर C1 है, तो चार्ज तो सेम रहेगा हर कैपेसिटर के ऊपर, इसलिए मैंने चार्ज के नीचे 1 नहीं लिखा है। ठीक हो गया? क्योंकि सेम क्वांटिटी है, चेंज नहीं हो रही है। तो चेंज कौन था? कैपेसिटेंस डिफरेंट थी और सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस था, पोटेंशियल डिफरेंट था और कैपेसिटेंस डिफरेंट थी। तो जो चीजें डिफरेंट है उसके नीचे हमने 1 2 लिख दिया। तो पहला जो कैपेसिटर है उसकी पोटेंशियल को V1 बोलेंगे, पहले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज स्टोर हुआ है वो Q होगा, और पहले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास कितनी है? C1 है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। इसी तरह V2 निकालना है तो V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2 हो जाएगा, और V3 किसके बराबर होगा? Q अपॉन C3 हो जाएगा। अब ये V1 V2 और V3 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैंने पुट किया तो ये मेरे पास आ गया, ये हमारे पास जब वो V, ये टोटल पोटेंशियल, ये वाला V। ठीक है, ये V हमारे पास टोटल पोटेंशियल है, बराबर है। तो V1 की जगह पर कौन आएगा? V1 की जगह पर आएगा Q ओवर C1, V2 की जगह पर आएगा Q ओवर C2, और V3 की जगह पर कौन आएगा? Q ओवर C3। तो ये मैंने यहां पर पुट कर दी वैल्यूज। ठीक हो गया?
अब यहां से मैंने इस राइट हैंड साइड से मैंने जो Q है उसको मैंने ले लिया कॉमन। क्यों? क्योंकि हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, क्योंकि मैथ का रूल है कॉमन उसी को लिया जाता है जो चीज कांस्टेंट होती है, फिक्स्ड होती है। तो यहाँ पर कांस्टेंट कौन है? चार्ज कांस्टेंट है ईच कैपेसिटर पर। इसी तरह से मैंने इन इस राइट हैंड साइड में से जो Q है उसको मैंने ले लिया कॉमन, और बाकी जो अंदर बचेगा वो है 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक हो यहां तक बच्चों? ओके। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ये V, क्योंकि हम क्या मालूम करना चाह रहे हैं? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना चाह रहे हैं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मालूम करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो V है ये हमारे पास क्या कहलाएगा? टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। टोटल पोटेंशियल ऑफ द सर्किट दैट इज V। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल को हम कैसे मालूम करेंगे? इसी इक्वेशन से मालूम करेंगे कि टोटल पोटेंशियल बराबर होगा टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो यहां पर जो V है इस V की जगह पर मैंने लिख दिया जी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय द टोटल कैपेसिटेंस, जिसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, ये वाली इक्वेशन से Q ओवर C। सो Q ओवर C इज इक्वल टू Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये वाली सारी राइट हैंड साइड ये मैंने वैसे की वैसे लिख दी है, और ये जो लेफ्ट हैंड साइड है V, ठीक है, ये जो हमारे पास V था इसको हमने ये इसकी जगह पर ये लिख दिया है। ठीक हो गया बच्चों यहां तक? तो Q ओवर C इक्विवेलेंट बराबर हो गया Q इंटू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहां से जो Q है, ठीक है जी, ये जो Q है ये आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 1/C इक्विवेलेंट। 1/C इक्विवेलेंट बराबर है राइट हैंड साइड पर ये सारी जो क्वांटिटी है ये राइट हैंड साइड पर बच जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया जी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला, कि इस सर्किट की जो कंबाइंड कैपेसिटेंस है वो किसके बराबर है? तो आंसर है वो बराबर है इस फार्मूले के। ये वो फार्मूला आ गया है। तो अब चूंकि सर्किट में हमने सिर्फ 3 कैपेसिटर लगाए हुए थे, अगर चौथा भी लगा देते तो उस चौथे की जो कैपेसिटेंस है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देते 1/C4, पांचवा होता तो 1/C5, छठा होता तो 1/C6, और अगर n कैपेसिटर लगे होते तो 1/Cn। क्लियर? सो इन जनरल इफ देयर आर n कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर हम सीरीज में n कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, n कोई भी तादाद हो सकती है, 10 12 20 100 50 1000 जितने भी मर्जी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर n कैपेसिटर हम लगा दिए जाए तो फिर यही फार्मूला जनरल क्या बन जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C3 2 1/C3 एंड सो ऑन 1/Cn। ठीक हो गया? सो ये जो फार्मूला है हमारा ये मोर जनरल फार्मूला बन जाएगा। ठीक हो गया बच्चों यहां तक? तो ये हमारे पास आ गया बच्चों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला। ओके, अब इसके आगे मैंने एक छोटी मोटी बातें हैं जो कि आपको याद रखनी है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। ये बच्चों मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन है जी के टू कैपेसिटर्स ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज, के दो कैपेसिटर हैं उनकी जो कैपेसिटेंसीज है वो आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसी है, सेम है। फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये दो कैपेसिटर जिनकी कैपेसिटेंसीज सेम है उनको हमने सीरीज में लगाया हुआ है, तो इस सीरीज में लगे हुए आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो हमने मालूम करनी है। ठीक है, अच्छा अगर हम दो कैपेसिटर की बात करें तो दो कैपेसिटर के लिए फिर हम कहां तक ये फार्मूले को यूज करेंगे? 1/C1 प्लस 1/C2, यहां तक हम इसको यूज करेंगे, इतना। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगर दो कैपेसिटर्स बोले गए हों तो फार्मूला हम ये भी यूज कर सकते हैं, या इस फार्मूले की हम कंप्रेस्ड फॉर्म या वो भी यूज कर सकते हैं। तो कंप्रेस्ड फॉर्म से क्या मुराद है? यानी कि अगर हम इसकी जो राइट हैंड साइड है इसका एलसीएम ले लें और ये 1/C इक्विवेलेंट है इसको हम इन्वर्ट कर दें तो इसकी जो कंप्रेस्ड फॉर्म है वो बन जाएगी। वो फार्मूला भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे? इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, इसको यहां से हम देखते हैं 1/C इक्विवेलेंट, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड का एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा? C1 C2 आएगा। ठीक हो गया, C1 C2 आएगा। दो कैपेसिटर की बात हो रही है, ये C1 C1 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर आएगा हमारे पास C2, और यहाँ पर हमारे पास आएगा ये C2 C2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे C1 आएगा, तो ये हमारे पास C1 आ गया। अब इन दोनों को इन्वर्ट कर दें, दोनों राइट हैंड साइड को और लेफ्ट हैंड साइड को इन्वर्ट कर दें। ये हम इन्वर्ट करना जानते हैं, कर सकते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बनेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ठीक है, इसको C2 प्लस C1 कह दें या C1 प्लस C2 कह दें, बात एक ही है। ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया। ठीक हो गया बच्चों?
तो अगर दो कैपेसिटर्स की बात हो रही हो और उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया हो और उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछी गई हो, तो फिर आप जो वो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं बजाय इस फार्मूले को। इससे हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सी इक्विवेलेंट का। तो अब यही फार्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन था कि दो आइडेंटिकल दो कैपेसिटर हैं, उनकी जो कैपेसिटेंस है वो आइडेंटिकल है। कैपेसिटेंस कैसी है? आइडेंटिकल है, और उनको जोड़ा गया है सीरीज में। तो हमने मालूम करनी है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मालूम करनी है सी इक्विवेलेंट मालूम करनी है। ठीक हो गया, ये सी इक्विवेलेंट हमने मालूम करनी है। और जो कैपेसिटेंसेस है वो सेम है, मतलब C1 और C2 दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। ठीक है, तो हमारे सोल्यूशन में हमारा क्या आएगा? हमारा गिवन क्या है? वी नो दैट C1 इज इक्वल टू C2। ठीक है, दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो कैसी हैं? बराबर है, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल है तो हम इसको एक ही नाम दे देते हैं, दैट इज C। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आंसर क्या आएगा? देखिए ध्यान से। तो हमारे पास आएगा बच्चों C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 और C2 की जगह पर कौन आएगा? अब C आएगा। तो C मल्टीप्लाई बाई C और नीचे C प्लस C। ठीक है, C1 की वैल्यू भी C है और C2 की वैल्यू भी C है। यहाँ पे कोई और वैल्यू भी हो सकती है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो सकती है, डजंट मैटर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल अगर वैल्यू होगी तो भी आप उसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो गया। तो ऊपर आएगा हमारे पास C स्क्वेयर डिवाइडेड बाई नीचे हमारे पास आएगा 2 इंटू सी। तो ये एक C यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा C/2। तो ये हमारे पास आ गई क्या? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक हो गया बच्चों। तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हों और उनकी जो कैपेसिटेंसीज हैं वो सेम हो, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो किसके बराबर आएगी? C/2 के बराबर आएगी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर C1 और C2 की जगह पर कोई वैल्यूज पुट करके भी आप निकाल सकते हैं। तो वैल्यूज आप लगाएंगे तो हमारा जवाब वैल्यूज में आ जाएगा। ये हमने जनरल बात की थी, इसलिए हमारा जो आंसर है वो जनरल आ गया, लेकिन आपको समझ आनी चाहिए मैंने क्या किया है। तो बताने का मकसद कि आप ये जो फार्मूला है वो भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली फॉर टू कैपेसिटर ओनली। ठीक हो गया, ओके। अब उसके बाद आखिरी चीज, एक सवाल बड़ा अहम होता है इस आर्टिकल के साथ। आपके इसी आर्टिकल में पेज नंबर 81, ठीक है, 81 पेज पर एक बॉक्स, क्विक क्विज के नाम से बॉक्स बना हुआ है। उस बॉक्स में पूछा गया है कि इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन लार्जर और स्मॉलर देन द कैपेसिटेंस ऑफ एनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस इन द कॉम्बिनेशन। ओके, सवाल यह है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से ज्यादा होती है या कम होती है? ठीक हो गया, तो ये चीज हमने प्रूफ करना चाहते हैं। तो इसको देखें, ये एमसीक्यूज में आपको आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको आ सकता है। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है जी C इक्विवेलेंट। हम दो कैपेसिटर की बात कर लेते हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, सबका रिजल्ट सेम मिलेगा। ठीक है, तो दो कैपेसिटर की बात करते हैं, यानी कि दो कैपेसिटर हमने लगा दिए, फर्ज करें सीरीज में। ठीक है जी, ये हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं और इन दोनों को हमने क्या कर दिया हुआ है? सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया हुआ है। ठीक हो गया। अब दोनों कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसेस हैं वो कोई ना कोई होंगी ना। लेट्स से कि इसकी जो कैपेसिटेंस है वो बच्चों हमारे पास 1 है और इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हमारे पास 2 है। ये C1 है और ये हमारे पास कितनी है? C2 है। ठीक है जी। अब हमने इस सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेक करनी है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो क्या इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज्यादा होती है या कम होती है। तो फार्मूला हम लगाते हैं ये वाला, इसमें C1 की वैल्यू 1 है और C2 की वैल्यू 2 है। तो इक्विवेलेंट की वैल्यू चेक करना चाहते हैं कि वो C1 और C2 से ज्यादा आती है कि कम आती है। सो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ऊपर है प्रोडक्ट है और नीचे सम है। ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, नीचे प्लस है तो 1 प्लस 2, तो ये हमारे पास बच्चों आ गया 2/3। क्लियर। अब अगर हम 2/3 को अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आंसर लेस देन 1 आएगा। ठीक है, 2/3 का आंसर कितना आएगा? लेस देन 1 आएगा। कितना आएगा इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, 0.66 आएगा तकरीबन। ठीक हो गया।
यानी कि सी इक्विवेलेंट का जो जवाब है वो आया 0.66, ये आया है सी इक्विवेलेंट का जवाब आया है। ठीक है, अब आप इस सी इक्विवेलेंट का जो जवाब है वो जरा C1 और C2 से कंपेयर करें, कैसा है, बड़ा है कि छोटा है? यस, तो सी इक्विवेलेंट जो कि 0.66 है, ये C1 की वैल्यू से भी कैसी है, कम है, और C2 की वैल्यू से भी कैसी है, सी इक्विवेलेंट इज लेस देन C2। ठीक हो गया। तो यहां से हमने एक रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट हमने क्या निकाला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है वो हर कैपेसिटर की इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से स्मॉल होती है, लेस होती है। तो ये आपने एक रिजल्ट याद कर लेना है और इसको हम लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ठीक हो गया बच्चों। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यूज आपका बन सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए तमाम कैपेसिटर की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, क्या वो इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस से ज़्यादा होती है कि कम होती है? तो आंसर है कम होती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये था बच्चों आज का टॉपिक जिसमें आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में सीखा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी कैपेसिटर्स। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।